कार मोरे क्लासेस पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, और इस सभ्यता में जो कल का जो हमारा वीडियो था, उस वीडियो में हमने सिंधु घाटी का एक संक्षिप्त हमने परिचय लिया था। और जो 12वीं के जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो यूपी बोर्ड के, उनके मन में कल भी डाउट था, आज भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके अपने डाउट को पूछा था कि सर आप जो है NCERT की पुस्तक को नहीं पढ़ा रहे हो, तो कैसे हमारा पेपर में पास होगा। तो मैं बता दूं कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो सारी सारी किस पे NCERT बेस्ड है। यानी NCERT का कुछ ऐसे टॉपिक थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। उन टॉपिकों को मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है। मैंने ऐसे क्यों लिखा हो, क्योंकि इसे लिखने से क्या होगा, आपको पढ़ने में आसानी रहेगा, चीज़ों को समझने में आसानी रहेगा, और याद करने में भी आपको सरलता होगी। इसीलिए मैंने इन NCERT की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको क्या किया, मैंने वहाँ संक्षिप्त में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आप इससे निश्चित रहिए कि सर आप तो NCERT नहीं पढ़ा रहे हो, तो कैसे हमारा पेपर होगा। ये आपका NCERT ही है। NCERT के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही मैंने यहाँ पर लिखा है, जिससे आप आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके, या आसानी से इन चीज़ों को याद कर सके। तो इस भ्रम में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि हम तो NCERT पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो हमारा क्या ही होगा, ऐसा आप मत सोचिएगा। तो सबसे पहले कल तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का हमने परिचय ले लिया। आज के इस वीडियो में, जो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, इसमें हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखेंगे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु नदी के किनारे पनपी थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इसका भौगोलिक विस्तार देख लें। भौगोलिक का मतलब ये किन देशों में, किन राज्यों में, या किस देश की किन राज्यों में, या कहाँ तक फैली हुई थी। जैसे अगर भारत का भौगोलिक विस्तार देखें, तब देख सकते हैं कहाँ तक भारत फैला। उत्तर में कश्मीर तक, आपका जो पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश था, पश्चिम में गुजरात के कच्छ, और दक्षिण में आप देखो अंडमान निकोबार तक, इंदिरा पॉइंट जो है वहाँ तक हमारा क्या है, ये जो है भारत जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये भारत का भौगोलिक विस्तार है। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है, देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो इसका भौगोलिक विस्तार क्या, उत्तर में कश्मीर मांडा, यानी इसका जो भौगोलिक विस्तार है, ये उत्तर में कश्मीर, कश्मीर में एक जगह है मांडा, से लेकर दक्षिण में कहाँ पर आपका जो है, दक्षिण में ये जो है आपका दक्षिण में ये नर्मदा नदी। देखिए सिंधु घाटी का जो भौगोलिक विस्तार है, ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में जो नर्मदा नदी तक है, और पश्चिम में सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक फैला हुआ है। यदि मैं इसका भौगोलिक, देखिए दोस्तों, मैं विस्तार आपको बताऊं तो कुछ इसका भौगोलिक विस्तार ऐसा है कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, सपोज डैट ये हमारा जो है भारत है, आप ऐसा समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा ये भारत है, ठीक है। अब ये भारत है, तो ये क्या है, ये पाकिस्तान, इधर राजस्थान का हमारा क्षेत्र है, ठीक है। ये ये हमारा भारत है, पाकिस्तान है, यह आपका जो है अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है। अब बता रहे हैं आपका NCERT, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ तक भौगोलिक विस्तार है। यदि हम उत्तर में जाए, उत्तर में यहाँ पर एक जगह पड़ेगा जिसको बोलते हैं कश्मीर। एक आपका कश्मीर है, वहाँ पे एक जगह है मांडा। उत्तर में कश्मीर तक फैला हुआ है, दक्षिण में यहाँ आपका जो नर्मदा नदी है यहाँ तक फैला हुआ है, जबकि पूर्व में आपका आलमगीरपुर, यहाँ तक मेरठ है, यहाँ तक आपका क्या फैला हुआ है, जबकि दक्षिण में अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर है, यहाँ तक फैला हुआ है। तो ये जो आपकी सभ्यता है, मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के हिस्से में फैले हुए हैं, जो आपको कुछ इस तरीके से त्रिभुजा आकार में फैली हुई है। कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार में ये आपकी सभ्यता इस तरीके से फैली हुई है। त्रिभुजाकार में ये आपकी सभ्यता जो है फैली हुई है, इन क्षेत्रों में फैली हुई है। तो ये आपकी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार इस तरीके से आप कह सकते हैं त्रिभुजाकार का फैली हुई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए मैं पेन का पहला कलर चेंज कर दूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिए देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भाग आता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सिंध हिस्सा है
जो पंजाब है तथा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग शामिल हैं। देखिए यहाँ पर पंजाब शब्द दिया है, तो भारत के पंजाब में भी आपको जो इसका भौगोलिक विस्तार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान का पंजाब है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब 1947 को जब भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो पंजाब उस समय बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। तो आधा पंजाब भारत को मिला, तो आधा पंजाब किसको मिला? पाकिस्तान को मिला। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो आधा पंजाब पाकिस्तान को भी दिया गया था और आधा पंजाब क्या एक तरह से भारत को भी मिला था, क्योंकि उस समय लाहौर और ये सारे पंजाब में ही आपके आते थे। ठीक है, तो पंजाब तथा बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में एवं बलूचिस्तान क्षेत्र में। जैसे ये मान लीजिए आपका ये क्या पाकिस्तान है ना, ये आपका पाकिस्तान है। तो ये जो बलूचिस्तान है इस क्षेत्र में, जो आपका सिंध का क्षेत्र है, जो पंजाब का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में पाई जाती है। और इसी के साथ साथ क्या अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र शामिल है। जैसे ये क्या आपका, जैसे मान लीजिए भारत है, ये मान लीजिए पाकिस्तान है, और ये क्या है आपका ये वाला जो क्षेत्र ये अफगानिस्तान है, और इधर आपका तो इराक है। तो ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर एक आपका क्षेत्र है सुदका गेंडोर, वो अफगानिस्तान में पड़ता है। ये सुदगोई अफगानिस्तान में पड़ता है। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। तो भौगोलिक विस्तार इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और घग्गर नदी का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र है। अब जो हड़प्पा है, जो मोहनजोदड़ो है, ये घग्गर नदी और सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बैठी। यानी जो आपका जो हड़प्पा स्थल है, जो आपका हड़प्पा स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे, और जो मोहनजोदड़ो है वह सिंधु घाटी नदी के किनारे ये सभ्यता का मुख्य क्षेत्र रहा है। इसके क्षेत्र विस्तार से पता चलता है कि ये सभ्यता बहुत बड़े भाग पर फैली हुई थी, और इसके क्षेत्र विस्तार से पता चलता है कि ये जो सभ्यता है बहुत बड़े भाग पर फैली हुई थी। ऐसा ये माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़े भाग पर क्या ये जो सभ्यता फैली हुई थी। और इसके साथ साथ क्या मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से ये अधिक विस्तृत थी। और इसके साथ साथ ये सभ्यता जिस समय भारत में ये सभ्यता थी, जैसे दुनिया में ये भारत है, तो क्या पृथ्वी पर केवल भारत ही है क्या? नहीं, चीन भी है, जापान भी है। तो अगर हम ये कहें कि पृथ्वी पर केवल भारत नहीं है, पृथ्वी पर केवल भारत नहीं है, अब देख सकते हैं पृथ्वी पर केवल भारत तो है नहीं, पृथ्वी पर केवल भारत नहीं है, जापान भी है, चीन भी है। तो अगर हम भारत और जापान की तुलना करें तो आबादी किसकी ज़्यादा है? भारत की आबादी ज़्यादा है। जनसंख्या में भारत ज़्यादा है, क्षेत्रफल में भी भारत बड़ा है। जबकि जापान क्या छोटा है जनसंख्या में, क्षेत्रफल में भी वो छोटा है भारत से। लेकिन तकनीक के मामले में, विकास के मामले में कौन सा देश आगे है? जापान आगे है। तो अब अगर हम भारत और जापान का इतिहास पढ़े, या आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी रहे, अगर भारत और जापान का इतिहास पढ़े तो भले ही पढ़ेंगे कि भारत था वो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश था। लेकिन ये कहेंगे कि पढ़ेंगे स्रोतों के आधार पर कि भारत जापान से ज़्यादा विकसित नहीं था, या जापान जो था वो भारत से ज़्यादा विकसित था। ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? परमाणु के आधार पर। ठीक उसी प्रकार जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय भी मिस्र, मेसोपोटामिया ऐसे बहुत सारी सभ्यता थी। और उन सभी सभ्यताओं का और इनकी सभ्यताओं का यदि अध्ययन करें और तुलना करके ये पता चलता है कि पूरे विश्व की जो भी सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सभी सभ्यताओं से विकसित, इन सभी सभ्यताओं से अधिक विस्तृत, यानी बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था। कौन सभ्यता फैला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन में, अपने समय में ये फैली हुई थी, सबसे विकसित थी, सबसे उन्नत थी, सबसे बड़ा जनसंख्या इसका था या विस्तार था, भौगोलिक विस्तार इसी का था। ठीक है, अब देखिए ये उत्तर से दक्षिण तक, यह उत्तर से दक्षिण एक 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक फैली हुई थी। अब देखिए जैसा मैंने कहा कि ये जो सभ्यता थी कैसी थी? त्रिभुजाकार की, कुछ इस प्रकार की सभ्यता थी। अब त्रिभुजाकार की ये सभ्यता थी, तो ये जो सभ्यता आपकी थी ये सभ्यता कैसी थी? ये सभ्यता आपका जो था, ये सभ्यता आपका उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक आपका 1100 किलोमीटर की, इसका क्या 1100 किलोमीटर तक इसकी जो थी 1100 1100 क्या 1100, आप ऐसा कर ले। ठीक है, तो ये जो सभ्यता थी, ये सभ्यता जो थी आपका क्या उत्तर से
दक्षिण में क्या 1100 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी, जबकि आपका ये पश्चिमी हिस्सा हुआ और ये हिस्सा कौन सा हुआ, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता होगा त्रिभुजाकार में। ठीक है, ये आपका उत्तर से और दक्षिण तक, एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लो। ये आपका उत्तर से दक्षिण तक कितना, 1100 किलोमीटर। फिर आपका ये पश्चिम से पूर्व तक ये कितना था, ये आपका 1600 किलोमीटर। इतने बड़े इलाके में ये इस तरह से सभ्यता ऐसा क्या फैली हुई थी त्रिभुजाकार में। ये भी प्रश्न पूछ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कैसा था, आयताकार था, वर्गाकार था, ये तो आयत से मानो तो आयताकार था, वर्गाकार था, गोलाकार था, त्रिभुजाकार का था, कैसा था। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है किसमें, आपके एमसीक्यू में, बोर्ड पेपर में। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, उत्खनन तथा अनुसंधान, जब हम चीज़ों को खुदाई करते हैं, तो उसका अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, अनुसंधान यानी रिसर्च करते हैं, तो द्वारा अभी तक सिंधु संस्कृति के लगभग 2800 स्थल ज्ञात किया। यानी हमने जो उत्खनन किया, जो खुदाई किया और जो रिसर्च किया, उससे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थल, 2800 जगह हमको प्राप्त हुई। ठीक है, तो 2800 जगह हमको जो है प्राप्त किए गए, अब तक ज्ञात किए गए। ठीक है, ज्ञात किए गए, और जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। 2800 स्थल ज्ञात किए जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों स्थल ज्ञात हुए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों स्थल दिया है कि तीनों स्थल ज्ञात हुए। तीनों स्थल का मतलब क्या हुआ, देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। अब ऐसा समझिए, जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा यदि इतिहास पढ़ा है या ना पढ़ा है, सुना तो ज़रूर होगा कि पहले मानव क्या थे, बंदर थे। ठीक है, आदि मानव थे। अब बताइए, जब मानव आदि मानव थे तो ऐसा तो था नहीं कि एक बैग मानव जो है घर बना कर रहने लगा और एक बैग बहुत अच्छी खासी कृषि करने लगा, बैलों से खेतों की जुताई करने लगा। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। पहले मानव जो आदि मानव रहेगा तो जंगल में रहता होगा, गुफाओं में रहता होगा, जो प्राकृतिक गुफा रहेंगे, वो उसको जो भूख लगती होगी तो वो गुफा से बाहर निकलता होगा, जो भी जानवर दिखा उसको मारा, काटा, कच्चा ही खा गया। बाद में किसी कारण सूखे पत्तियों की वजह से आग लग गई होगी जंगल में, कुछ जानवर जल के मर गए होंगे, उसके बाद उनके मांस को खाया होगा, अच्छा लगा होगा, पका हुआ मांस उनको और अच्छा लगा, फिर उनको पता चला होगा हाँ कि पका हुआ मांस और अच्छा लगता है या हम पका खा सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे आदि मानव है, जो पूरा उनका धीरे 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 उनका विकास हुआ। एक बार तो विकास हुआ नहीं है, धीरे धीरे आपका विकास हुआ है ना, धीरे धीरे विकास हुआ, डायरेक्ट तो विकास तो हुआ नहीं। ठीक उसी प्रकार ये जो हड़प्पा सभ्यता है, अगर हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता ये त्रिभुजाकार में इस जगह पर फैली हुई है, तो एक बार तो हड़प्पा सभ्यता तो ऐसा तो नहीं कि ये दो मलिए घर बना कर रहे हैं, तो एक बार इस सभ्यता का विकास हो गया होगा। एक दौर ये भी रहा होगा कि ये भी लोग कभी गुफा में रहते होंगे, एक दौर ये भी हो रहा होगा कि भी कभी मिट्टी के घर में या फूस के घर में रहते होंगे, झोपड़े के घर में रहते होंगे, फिर बाद में इन्होंने पक्के घर बनाए होंगे। एक बैग तो ऐसा नहीं ना हुआ होगा। तो इस तो किस तरह के खाना खाते थे, यानी उनका भोजन क्या होता था, उनकी वेशभूषा क्या होती थी, किस तरह के घरों में रहते थे, क्या चीज़ें करते थे, उनके जीवन निर्वाह के किस तरह के तरीके थे, इन सभी का आधार पर हम क्या करते हैं, हड़प्पा सभ्यता को क्या करते हैं हम लोग तीन भागों में बांटते हैं कि इस समय में हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह के खाते थे, इस तरह के घरे में रहते थे, इस तरह के व्यापार करते थे, पशुपालन ऐसा था, कृषि ऐसा था। तो हम इस तरह के चीज तीन भागों में बांटते हैं। अब देखिए, पहले अवस्था रहा प्रारंभिक अवस्था। हड़प्पा सभ्यता का जो एक अवस्था रहा जिसको हम आरंभिक या हम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जो आपका 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब देखिए, दो बच्चों को ना, जो बच्चे होते हैं ना, उनको दो चीज बड़ा प्रॉब्लम होता है। एक तो ईस्वी तो सबको समझ में आता है कि चलो 2000 हमारे ये 24 ईस्वी चल रहा है, ईस्वी चल रहा है, और 2025 ईस्वी में हमारा जो है पेपर होगा, उनके बच्चों के लिए पढ़ाया जाए, तो ईस्वी तो समझ में आ रहा है। लेकिन ईसापुर क्या होता है, देखिए ईसापुर क्या होता है। और जैसे हम लिखते हैं ना कि 2024, ये क्या है, ईस्वी है। तो ईस्वी का मतलब हुआ ईसा मसीह। ऐसा माना जाता है कि जो जो क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म है, उस ईसाई धर्म में जो ईसा मसीह हुए हैं, जो उनका आप इस तरह से आप देखोगे कि उनको ईसा मसीह को इस तरह से कुछ लोगों को सूली चढ़ा दिया था, बांध दिया था, टांग दिया था, वो जो इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो जन्म है आज से कब कब हुआ था, 2024 ईस्वी में, 2024
24 साल पहले हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय से हम ईस्वी को जोड़ते थे। जैसे मान लीजिए आज उनका ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो आज से हमने ईस्वी को माना और 2024 ईस्वी लिखते हैं, जिसका मतलब उनको जन्म हुए 2024 ईस्वी हो गए। अब देखिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं 2024 ईस्वी, तो इसी समझ में आ रहा है। और इससे पहला साल हमारा था 2023 था, फिर 2000 हमारा 20 था, फिर 2000 हमारा 10 था। रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 2000 हमारा 10 रहा होगा। फिर ये उसके बाद साथ हमारा साल 1947 भी रहा होगा, फिर 1800 रहेगा। ऐसे करते करते जब हम पीछे जाएंगे तो एक समय बाद हम 1500 ईस्वी में आ जाएंगे। फिर हम 1000 ईस्वी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम 500 ईस्वी में आ जाएंगे। फिर 100 ईस्वी में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे 100 ईस्वी में। उसके बाद एक समय बाद आते आते हम पीछे जब जाएंगे धीरे 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 जैसे ऐसा 2024 हमारी ईस्वी है, ऐसा धीरे 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 जब पीछे आते जाएंगे तो यहाँ हम आ गए, ये हमारा 0 ईस्वी हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ था तो मानव सभ्यता का विकास इसी समय हुआ, नहीं। उससे पहले भी मानव सभ्यता थी, उससे पहले भी हम मानव थे। लेकिन उस समय मानव सभ्यता थी जो कि उसके उस समय भी मानव सभ्यता थे, मानव थे, मानव का आवास थे, सब कुछ थे। उस समय भी प्रशासन, राजा महाराजा, सारी चीज़ें थी। ऐसा नहीं था कि नहीं था, इससे पहले भी सारी चीज़ें थी। लेकिन उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ और उस समय क्या था, हम इसी में समय की गणना नहीं करते थे। और हमको नहीं मालूम कि उस समय इधर का जो समय था उस समय को हम किस उस दौर में लोग किस समय को किस तरह से गणना करते, हमको नहीं मालूम। अब आपका यहाँ तो इसी ईसा मसीह का जन्म हो गया। उसके बाद सभी समय को हमने इसी में जोड़ लिया कि 100 ईस्वी है, 1500 ईस्वी है, 1900 ईस्वी है, 2020 ईस्वी है। लेकिन यहाँ पर जब आ जाएंगे 0 हो जाएगा। जब इधर का अध्ययन करेंगे तो इधर का अध्ययन में भी अब उल्टा होने लगेगा। अब इधर का क्या होने लगेगा, ईसा पूर्व होने लगेगा। अब ईसा पूर्व क्या होता है, ये तो ईसवी हो गया, यानी इस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद जो है हमारा 100 2 साल 4 साल 5 साल जैसे बिताएगा, ईस्वी होता गया। और इधर का जो हमारा था, पेन का कलर चेंज किया होता, इधर का क्या था, इसको हम लिखते हैं ईसा पूर्व, इधर को हम लिखते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह जन्म के पूर्व, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ 2024 साल हुआ। लेकिन 2024 साल से पहले जो समय को था उसको ईसा पूर्व गिनते हैं। अब जैसे मान लीजिए 2024 से हम आएंगे, 1900 आ गया, 1800 आ गए, 1600 आ गए, 1000 ईस्वी आ गया, 500 ईस्वी आ गया, अब 0 ईस्वी आ गया। अब इसके बाद भी दे जाएंगे 100 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पहले जाएंगे। फिर उसके बाद हम 200 वर्ष पहले जाएंगे, 300 वर्ष पहले जाएंगे, 1000 वर्ष पहले जाएंगे। तो इसको ईसा पूर्व में लिखेंगे। जैसे आप ऐसा समझिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं ना कि यहाँ पे 10 है तो 9 है, 8 है, 6 है, या फिर उसके 5 है, मान लीजिए 0 हो गया। फिर पढ़ते हैं ना -1, -2, फिर -3, -4, -5 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अब देखिए -10 और -5 में लगभग कितने का अंतर है, लगभग 15 अंकों का अंतर। 10 तो इधर हो गया, 5 का इधर हो गया, इतने का अंकों का अंतर है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब इधर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे 2024 है, फिर 1900 है, 1800 है, या 0 आ जाओगे। फिर इधर 100 वर्ष ईसा पूर्व चला जाएगा, 200 ईसा पूर्व चला जाएगा, 300 ईसा पूर्व। अब हम मान लो इधर लिख दे 1000 ईसा पूर्व, तब इधर ये है 1000 ईसा पूर्व और इधर है 2024 है। तो यहाँ से आप 1000 से लेकर आप 0 तक आओगे। पहला पहला तो आप 1000 से लेकर 0 तक आप आओगे, तो 1000 आपका ये हो गया। फिर उसके बाद 0 के बाद 2024 आओगे, तो आप क्या करोगे, आप जो है 1000 जो इधर से लेकर आप इधर तक है, तो 1000 प्लस 2024 को जोड़ोगे तो आप कितना होगा, आपका 3024 होगा। यानी हम कहेंगे कि 1000 ईसा पूर्व में ये घटना घटी थी, तो आज से 3024 वर्ष पहले ये घटना घटी थी। क्या दे रहे ना कि आरंभिक जब हड़प्पा सभ्यता के जब प्रारंभिक जब मानव आए थे तो उनका कब आए थे, वो 2350 ईसा पूर्व पहले आए थे, ईसा पूर्व। यानी ईसा मसीह जन्म से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले ईसा मसीह का जन्म से पूर्व। तो 3500 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसको ले लेते हैं। फिर ईसा मसीह का जन्म हुए कितना वर्ष हो गया, 2024 हो गया, तो 2024 और 3500 जोड़ लें तो लगभग ये कह सकते हैं कि आज से लगभग 5500 साल पहले इस सभ्यता का प्रारंभ हुआ था। लोग प्रारंभिक घर में, झोपड़े में, इस तरह की चीज़ों में ये लोग रहते थे। और ये कब से रहते थे, प्रारंभिक अवस्था कब से माना जाता है, ये प्रारंभिक अवस्था 2350 से लेकर 3550 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से लेके 2350 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है
कि लगभग एक सभ्यता को 1200 साल यानी कितना 1200 साल लग गया इस सभ्यता को विकसित होने में। मैंने कहा ना कि कोई सभ्यता एक समय में विकसित नहीं होती है, कृषि में, पशुपालन में धीरे धीरे उसको समय लगता है। इसका प्रारंभिक ये दौर इस समय माना जाता है। फिर उसके बाद आता है परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। इसके परिपक्व ये सभ्यता थी इस समय जो आपका 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, यानी आपका मान लो मोटी मोटा आप मान लो कि 2350 प्लस 2024 लगभग आप मान लो कि आपका आज से 4000 से लेके 4000 साल से लेके आप ये मान लो कि आज से आज से क्या अब मान लो आज से लेके आपका 4500 साल से लेके आपका 3500 साल, ये इतने साल पहले क्या ये सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी। जो पक्के घर में रहते थे, पक्के ईंटें होते थी, पक्की नालियाँ होती थी, ये सारी चीज़ें क्या आमतौर पे होती थी। आज से आज से 4 3.5 हजार वर्ष पहले, ठीक है। तो इसको परिपक्व अवस्था मानी जाती है। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आया उत्तर। उत्तर का मतलब हुआ बाद। देखिए जब इतिहास पढ़ेंगे तो दो शब्द आता है, एक आता है उत्तर, उत्तर, एक आता है पूर्व। तो यहाँ पर उत्तर का मतलब होता है बाद, अब पूर्व का मतलब होता है पहले। तो दिया है कि उत्तर हड़प्पा सभ्यता यानी बाद का हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 750 ईसा पूर्व के बाद इस सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद उसकी जगह पे नई सभ्यता आती है, नई संस्कृति आती है, नए लोग आते हैं, हमको पता चलता है। इसलिए इसके आगे पूर्व माना जाता है। ये 3 अवस्थाएं रहे हड़प्पा सभ्यता की। मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो भी बताया वो आप लोग को पसंद आया होगा या आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक बात बताऊं, आप पीडीएफ के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है क्या पीडीएफ दिया जाता है, क्योंकि बिना पीडीएफ के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। ये जो कंटेंट है ना बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको पढ़ के अपने इतिहास का परीक्षा को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। भले ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, अब आपके ऊपर है, लेकिन पीडीएफ के लिए ना आप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और कल के वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप को पढ़ेंगे। बाकी इसका स्वरूप कैसा था, प्रशासन कैसा था, समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसा था, इसको हम देखेंगे। ये मैंने कहा था इस स्टार्टिंग में कि ये वीडियो छोटा ही होने वाला है, हालांकि बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी इतना ही आज के वीडियो में रहने देते हैं। और फिर कल के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप देखेंगे। और जाते जाते आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सारे लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब किए ही बिना आप लोग भाग जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।